क्वेश्चन नंबर 136 एग्जाम्पल पूछा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब लायोफिलिक। तो लायोफिलिक सॉल्ट इनमें से कौन सा है? थर्ड है एल्यूमिनियम, स्टार्च, रबर, जिलेटिन। ये सब के सब क्या होते हैं? लायोफिलिक। लायोफोबिक जनरली क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड। ये सब के सब क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब लायोफोबिक, इंट्रिंसिक मतलब लायोफिलिक। 137 गोल्ड नंबर हमने कहा था प्रोटेक्टिंग पावर के मेजरमेंट के लिए यूज होती है। मिनिमम कितना लायोफिलिक सॉल्ट डालकर हम कोगुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम है, मतलब जितना कम ऐड करना पड़ रहा है, मतलब उतनी ज्यादा क्या है उसकी प्रोटेक्शन पावर है। थर्ड होगा आंसर। 138 इनकरेक्ट पूछा है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो फर्स्ट सही है, वन टू ऑल फोर्सेस। सेकंड भी सही है। थर्ड एट हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स मोर इजिली। तो सही है, प्रेशर बढ़ाने पर हम कहते हैं ना एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, या प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है। थर्ड भी सही है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। सही है। एंड पॉजिटिव, ये गलत है ना। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हमेशा क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव। चाहे फिजिकल के लिए बोल रहा हूँ चाहे केमिकल के लिए, सबके लिए नेगेटिव ही बोली जाती है। 139 कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में से कौन कौन से सॉल्ट ऐड करके उसका कोगुलेशन कराया जा सकता है। तो हमें पहले तो याद होना चाहिए हीमोग्लोबिन क्या होता है। पॉजिटिव सॉल्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट की एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लो। तो पॉजिटिव सॉल्ट में आता है हीमोग्लोबिन। नेगेटिव सॉल्ट अगर डालोगे उसमें, तब बोलोगे कि क्या कोगुलेशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव सॉल्ट में नेगेटिव सॉल्ट डालना है। तो शुरू के तीन तो हाइड्रोक्साइड्स हैं। हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड्स जो है वो सब क्या है? पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं। मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स क्या बोले जाते हैं? पॉजिटिव। मेटल सल्फाइड सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, एसिडिक डाइज नेगेटिव सॉल्ट होते हैं। तो आर्सेनिक सल्फाइड और सीडीएस दोनों क्या है? नेगेटिव सॉल्ट हैं। बेसिक डाई, बेसिक डाई जो एग्जाम्पल है वो तो पॉजिटिव सॉल्ट का है। बेसिक डाई मतलब उसमें से ओ एच माइनस निकलेगा। ओ एच माइनस निकलेगा तो जो बड़ा पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव सॉल्ट का एग्जाम्पल है बेसिक डाई। तो पॉजिटिव सॉल्ट तो पॉजिटिव सॉल्ट को कराएगा नहीं कोवलेट, तो दो कराएंगे इनमें से, आर्सेनिक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड। आंसर हो गया थर्ड। 140 चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इस बात से तो कोई मतलब होता नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट फंक्शन है वो। तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। तो एन सी बी डेल्टा टी। तो हाइड्रोजन गैस है, मोल्स हो गए 5/2। ऑप्शन दिए हुए कैलोरी में, तो सी बी लोगे 2। डेल्टा टी कितना है? +20। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सी बी डेल्टा टी। सी बी हो गया कितना? एन हो गया कितना? 5/2। 5/2 मोल। सी बी, सी बी टू थोड़ी है, सी बी क्या होगा? 5/2 आर। आर कितना होगा? 2। डेल्टा टी कितना है? 20। +20 एक तरह से। तो देख लो कितना आएगा, 250 आ रहा है। कोर्स हो गया आंसर। 141 फ्लोक्लेटिंग वैल्यू निकालनी है। तो कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्लेटिंग वैल्यू का फार्मूला क्या होता था? मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इन लीटर। तो मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलारिटी कितनी? 0.006। वॉल्यूम इन मिलीलीटर 5 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इन लीटर, दिया हुआ 10 ml। 10/1000 101 लीटर। हो जाएगा 3। 142 ये होता था फ्रेंडली आइसोथर्म। फ्रेंडली आइसोथर्म में होता है x/m = k p⁴ 1/n log x/m = log k + 1/n log p। होगा रिलेशन। इस रिलेशन को देखोगे तो
क्या क्या दिया हुआ है, log x y m वर्सेस log p के कर्व की बात हो रही है। स्लोप, स्लोप कितनी है, 1/n, 1045, n की वैल्यू कितनी हो गई 1। इंटरसेप्ट log k 0.301, k कितना हो गया 2, log 2 बोलोगे ना इसको, k की वैल्यू हो गई 2। क्या पूछा, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल अंडर ए प्रेशर ऑफ atm, तो लगा दो। x हो गया क्या, अमाउंट जो एब्जॉर्ब होती है, अपॉन m क्या होता है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, x होता है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जिसे एब्जॉर्ब कराना है, अपॉन m होता है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, कितना लेना है 1 ग्राम, k कितना है 2, p की पावर 1/n, p कितना है atm, n कितना है 1, हो गया 6 ग्राम। 142, 143, तो सीधे सीधे क्या, जो गैस जितना ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाएगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं 143 में, जिसके जितने ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस, जिसके जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी लिक्विफिकेशन टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा, उसकी एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा। आंसर थर्ड होगा। 144, कोलाइडर पार्टिकल कैन पास थ्रू, पता ही है थर्ड। 145, पहला ही स्टेटमेंट देखते समझ में आ रहा है, कैटलिस्ट कैन इनिशिएट द रिएक्शन, गलत है, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, बाकी सब ऑप्शन पता ही क्लियर है। 146, अबव सीएमसी, सीएमसी के ऊपर क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन कहते हैं, सीएमसी के ऊपर क्या होगा, आयंस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं मिसाइल्स, आयंस कंबाइन होकर मिसाइल्स बनाते हैं, मीन नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे कम, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी कमी होगी, सरफेस टेंशन कम होगा, सेकंड सही हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आयंस कंबाइन करके मिसाइल बनाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, सेकंड आंसर होगा। 47, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहले में कहता है स्टेट फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, हीट और वर्क पे स्टेट फंक्शन नहीं है, तो गलत हो गया। सेकंड में मोलर वॉल्यूम, एंथैल्पी, डेंसिटी, ईएमएफ, इंटेंसिव, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मोल, अमाउंट फिक्स कर देते हो तो प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाती है, मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव है। इनका था एनर्जी का कोई भी टर्म अगर है टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, हमेशा क्या होता है एक्सटेंसिव, तो एंथैल्पी क्या है एक्सटेंसिव है, डेंसिटी और ईएमएफ इंटेंसिव है, तो इसमें एंथैल्पी का बड़ा दिया हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हीट एंड वर्क आर एक्सटेंसिव सही है, बट नॉट स्टेट फंक्शन, जबकि दिया क्या है स्टेट फंक्शन, तो थर्ड भी गलत है। फोर्थ सही है, फोर्थ डेफिनेशन दी हुई स्टेट फंक्शन की, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। 148, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराओगे, एडियाबैटिक मतलब Q0, डेल्टा यू इक्वल टू क्या W, ये जीरो होगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा W, एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन में तो कह ही सकते वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सेकंड गलत है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सपेंशन कराओगे तो वर्क क्या होगा नेगेटिव, वर्क नेगेटिव तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब यू कम हो रहा है, यू कम हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी कम हो रहा है, कम होगा टेम्परेचर, तो पहला भी गलत हो गया। डिक्रीज इन एनर्जी, दिख ही रहा है, वर्क नेगेटिव में आएगा तो डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी कम, थर्ड सही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है तीनों की। कंबस्शन पूछा है, देखो रिएक्शन C2H6 प्लस O2 2CO2 प्लस CH2O 7/2O2, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स में क्या है 2 मोल CO2, 2 CO2 से कितना 2 इंटू माइनस 94.1 प्लस CH2O 3 इंटू कितना माइनस 68.3 माइनस C2H6 माइनस 21.1, तो सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा।
50 हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ सॉलिड बेंजोइक एसिड का एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा एट कांस्टेंट प्रेशर सीधा रिलेशन लगना है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाना है। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा एन जी C6H5COOH प्लस O2 7CO2 प्लस 3H2O कार्बन 7 है हाइड्रोजन 6 है तो 7CO2 प्लस 3H2 ऑक्सीजन कर लो 17 दो ऑक्सीजन यहाँ पर है 15 तो 15/2 दिया हुआ है सॉलिड वैसे याद भी रखो नहीं भी दिया हो तो याद होना चाहिए सॉलिड होता है गैस गैस H2 तो लिक्विड ही लोगे टेम्परेचर 27 दिया है डेल्टा एन जी दिख रहा है यहाँ से 7 माइनस 15/2 माइनस हाफ डेल्टा यू माइनस 321.3 माइनस हाफ आर इंटू टी हो गया आंसर थर्ड 151 एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पूछा है सारे कह सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता एक की जगह पर तो कितना होना चाहिए था CH3COH के लिए एक ही H प्लस है इसमें एक H प्लस के रिस्पेक्ट में होना कितना चाहिए था -13.7 तो -13.7 होना चाहिए था अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचो तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी 13.7 हुई कितनी रिलीज 13.2 तो बाकी कहाँ गई डिसोसिएशन में सीधे 0.5 हो जाएगा किलो कैलोरी में और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन था तो प्लस में तो होना ही था माइनस में होने का तो कोई मतलब ही नहीं था इसी लॉजिक पे फर्स्ट और थर्ड आंसर तो वैसे ही गलत हो गया था एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है 39.33 यूनिटरी मेथड लगाना है सीधे 393.3 किलो जूल के लिए कितना चाहिए 1 मोल 1 मोल मतलब कितना मोल में निकाल लो पहले 1 मोल 39.33 के लिए कितना चाहिए 0.1 मोल यूनिटरी मेथड लगा लो अपने आप इतनी एनर्जी के लिए 1 मोल चाहिए तो इतनी एनर्जी के लिए कितना चाहिए 0.1 मोल मतलब कितने ग्राम 1.2 ग्राम आंसर हो गया थर्ड CH4 को ब्रेक करा रहे हैं COH बन रहा है C2H6 से भी COH बना रहे हैं कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है C2H6 सेकेंड वाले को देखोगे तो CH3 इसमें क्या है 6 CH बॉन्ड है और एक CC बॉन्ड है इसका मतलब इनके लिए टोटल कितनी एनर्जी यूज हुई तो दिया हुआ ब्रेक करने के लिए एटमाइजेशन एनर्जी दी हुई है 620 तो सारे बॉन्ड ब्रेक हुए तो इन सारे बॉन्ड के ब्रेक होने में इतनी एनर्जी यूज हुई तो CC दे रखा है तो उससे क्या आ जाएगा CH 620 माइनस 80 540 तो CH कितना आ जाएगा 90 किलो कैलोरी पर मोल एक बॉन्ड के लिए आई ना लेकिन एक बॉन्ड के लिए पूछा है मीथेन को पूरा ब्रेक करना है COH में तो मीथेन को अगर पूरा COH में ब्रेक करना है तो उसके लिए क्या 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे तो कितना चाहिए 4 इंटू 90 मतलब 360 144 जिसका साइज छोटा होगा उसके लिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए CE मतलब E का साइज सबसे छोटा है क्योंकि C तो सब में कॉमन ही है 155 एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 2 स्टेप में होता है पहले स्टेप में लैटिस एनर्जी प्लस दूसरे स्टेप में टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का एंडोथर्मिक मतलब +1 लैटिस एंथैल्पी अपने आप साइन सोचना होता है तो लैटिस जब भी डिसोल्यूशन कराओगे तो लैटिस ब्रेक होगा
लैटिस ब्रेक होगा मतलब लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव साइन में ली जाएगी 180। पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, अगर नेगेटिव भी दी होती लैटिस एंथैल्पी तो भी हम पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो लैटिस एंथैल्पी का साइन जरूर सोच लेना हमेशा। हाइड्रेशन एनर्जी जो दी है Na प्लस और Cl माइनस की, इसकी 6x दी और इसकी 5x निकालना है, तो NaCl में एक ही एक आयन है, प्लस कितना हो गया 11x, 11x इक्वल टू कितना हो गया -179, एक्स हो जाएगा माइनस 16.3 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली। पूछा किसका है Na प्लस, Na प्लस के लिए कितना होगा 6x, 6x वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 98, 56। क्वेश्चन बैंक में था क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिजोल्व करा रहे हैं, कूलिंग सेंसेशन होने का मतलब क्या है कि वहां पर कूलिंग सेंसेशन है, इसका मतलब क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एच क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच नहीं पूछा है, पूछा क्या है एंट्रोपी। एंट्रोपी तो डायरेक्ट है, जब भी हम डिजोल्यूशन कराते हैं तो हमेशा डिजोल्यूशन में क्या एंट्रोपी बढ़ती है, तो हमेशा कह देंगे डिजोल्यूशन करा रहे हैं मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, बढ़ रही है एंट्रोपी। 157 रिवर्सिबल और आइसोथर्मल के लिए अगर देखोगे तो फार्मूला जो वर्क का होता है वो क्या होता है, तो मोल्स, तीनों ऑप्शन में वन दिया हुआ है, किसके मोल्स से तो मतलब नहीं, मोल्स रखना है, टेम्परेचर। अच्छा वर्क नहीं पूछा है, वर्क में तो टेम्परेचर यूज होता है, डेल्टा एस पूछा है तो डेल्टा एस का फार्मूला लगा लो। डेल्टा एस का फार्मूला क्या होता है आइसोथर्मल के लिए 2.3 nr log V2 by V1 या P1 by P2, यहाँ टेम्परेचर तो आता ही नहीं है, वर्क में आता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अलग दिया हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोल सब में सेम है, तो सब में क्या देखना होगा V2 by V1, तो V2 by V1 अगर देखोगे तो सब में सेम है, 20 by 2 10, 10 by 1 10, 30 by 3 10, तो V2 by 1 की वैल्यू भी सेम है, मोल्स भी सेम है, मतलब डेल्टा सब में क्या आएगा सेम, आंसर हो जाएगा सीधे 4 हो जाएगा 158। Which of the following process the value of delta is negative, तो डेल्टा एस की वैल्यू पूछ रहे हैं नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव देखना है, तो फर्स्ट में शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, डिजोल्यूशन में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। सॉलिड कंडेंसेस ऑन ए सरफेस, स्टीम कंडेंसेस ऑन ए सरफेस, स्टीम का कंडेंस होना मतलब गैस से लिक्विड बनना, एंट्रोपी कम होगी, सेकंड में कम होगी। थर्ड में CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है, सॉलिड है CaCO3 बना रहा है CO2 गैस, मतलब पक्का एंट्रोपी बढ़ेगी, तो सेकंड हो गया आंसर। 159 स्टैंडर्ड स्टेट में किसकी एंट्रोपी अगर हम कहेंगे एट रूम टेम्परेचर कह रहा है साफ साफ, रूम टेम्परेचर पर F2 क्या होता है गैस, Br2 क्या है लिक्विड, I2 क्या है सॉलिड, ऑब्वियसली मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी होगी गैस की, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की, तो मैक्सिमम एंट्रोपी होगी F2 की। रिएक्शन कैन नेवर बी स्पॉन्टेनियस, कभी भी स्पॉन्टेनियस ना होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों ही फैक्टर्स क्या होने चाहिए अनफेवरेबल, दोनों फैक्टर्स अनफेवरेबल होने का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच का पॉजिटिव होना फेवर नहीं करेगा, डेल्टा एस का नेगेटिव होना नहीं करेगा। 161 डेल्टा एच रिएक्शन का निकालना है, रिएक्शन क्या है टू एच H2
प्लस O2 gives H2O2. बॉन्ड एनर्जी दी है, हम कहते हैं ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये गैसेस तो ही ऑलरेडी सब। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स HH 436 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O 499 माइनस H2O2 में बताइए स्ट्रक्चर दो क्या होंगे OH बॉन्ड ट्वाइस ऑफ 460 माइनस एक O बॉन्ड 142। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर है 162। वर्क डन निकालना है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सल, तभी फार्मूला लिखा था हमने -2.3 nRT log V2/V1। इसमें रख दो वैल्यूज -2.3 n 1 मोल R किलो जूल में ऑप्शन दिए 8.3 इंटू 10⁻³ T 300 log V2/V1 V2 60/30 log 2 log 2.3। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा सेकंड 163। use the following cannot act as a ligand। use of the following cannot act as a ligand। तो फोर्स हो गया आंसर NH4 प्लस है, NH4 प्लस में कोई लोन पेयर ही नहीं डोनेट करने के लिए, बाकी सब कॉमन जानते हैं, सब लोन पेयर वाले हैं, सब डोनेट करेंगे लोन पेयर, सब लिगेंड है। IUPAC नेम देना है PTCl2NH3 होल 4। PTCl4 तुम्हें क्या करना है, पहले चार्ज करते हैं, चार्ज दोनों पे क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहाँ पर क्या है x-2 तो ही, अगर +1 मानोगे चार्ज तो ये +3 हो जाएगा, +2 मानोगे x आ जाएगा +4। तो प्लेटिनम पर या तो +2 सोच सकते थे या +4 सोच सकते थे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर तुमने यहाँ पर +1 माना तो ये +3 आता, एक्सेप्टेबल नहीं है। +2 मानोगे तो +4 आ जाएगा, मतलब यहाँ चार्ज +2 मानोगे तो यहाँ कितना मानोगे -2, x-4 इक्वल टू -2, ये भी हो जाएगा कितना +2। तो +4 एक की आ गई और एक की क्या आ गई +2, पहले वाले की 4 दूसरे वाले की 2। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, सीधे फर्स्ट हो गया आंसर। डायरेक्ट आंसर कह सकते हो फर्स्ट। वन बाकी नाम तो लिख ही सकते हो ना, 4 अमीन है 2 क्लोरीन है, पहले कौन आएगा अमीन, तो लिखा हुआ है भाई टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4। सेकंड केस में टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, एनाइन का नाम लिखते हो तो प्लेटिनेट, केटायन के लिखोगे तो प्लेटिनम। 165 आइसोमेरिन चेक करनी है, PTNSC होल ट्वाइस Cl2, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्लेटिनम +2 मतलब D8। मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो एक बार चेक कर लिया करो। कोऑर्डिनेट 4 में जब शेप ज्योमेट्री चेक करनी है तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 में पहले देख लिया करो कि DsP2 आ रहा है sp3 आ रहा है। फिर D8 लो स्पिन का केस है क्योंकि 5D है, तो D8 लो स्पिन का केस है, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पता है ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल हो जाएगी इसमें। ए में क्या हो जाएगा फोर्थ, तो देखा जाए अगर ए का फोर्थ देखते ही सीधे आंसर थर्ड टिक कर सकते थे, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। बी तो याद ही होना चाहिए था केस ऑप्टिकल का है। सिर्फ Ma/B2 का केस है, Ma/B2 में सिर्फ आइसोमर शो करता है ना ऑप्टिकल, ट्रांस तो शो करता नहीं है, तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल बोले जाते हैं A/B2 में 2, सिर्फ तो ट्रांस, और स्टीरियो बोले जाते हैं कितने 3। टी ट्रांस दिया हुआ है तो इसमें कौन सी हो जाएगी, ट्रांस है तो ज्योमेट्रिकल तो होगी नहीं, तो ट्रांस ऑलरेडी दिया हुआ है तो ऑप्टिकल तो होगी ही नहीं। तो SCN और Cl को इंटरचेंज तो करा सकते हैं अंदर बाहर, तो आयनाइजेशन चेक कर सकते हैं इनमें से। और डी में क्या दिया हुआ है, 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, तो एक से CN दूसरे में अमोनिया से एक्सचेंज कराया जा सकता है, अमोनिया और CN एक्सचेंज करा सकते हो, तो 2 कॉम्प्लेक्सेस वाले में कोऑर्डिनेशन कहते थे हम डायरेक्ट, डी के लिए थर्ड हो जाएगा। 166 कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा केस है Ma2B4,
तो A2B4 है तो ज्योमेट्रिकल तो करेगा ही। आयनाइजेशन दिख ही रही है आराम से, Cl और HCN को एक्सचेंज करा सकते हो। HCN एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज भी शो करेगा, तीनों ऐसे शो करेगा। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन C1H3 होल 6 3+। बता रहे क्वेश्चन है, कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ मतलब 3D6। तो मैंने कहा था पहले चेक किया करो कि अगर D4 D5 D6 या D7 आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में अगर D4 D5 D6 D7 है तो हम पहले क्या चेक करते हैं, ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। लिखा हुआ है अमोनिया, अमोनिया और कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन लो स्पिन का केस होता है। याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, कोबाल्ट 3+ के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, केवल एक हैलाइड छोड़ दो, तो कोबाल्ट के साथ अगर देखा जाए तो एग्जांपल्स में कहते हैं कि डेटा कहता है कि वाटर के साथ भी कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन ही है, मतलब कोबाल्ट 3+ का, 2+ का नहीं। कोबाल्ट 3+ के मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स केवल हैलाइड लिगेंड सबसे वीक वाले जो है उन्हें छोड़ दो, हैलाइड के अलावा अगर कोबाल्ट किसी भी लिगेंड के साथ है तो उन सबके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है कोबाल्ट +3 स्टेट में, क्योंकि चार्ज कम कर दोगे तब भी तो वो हाई स्पिन की तरफ जाएगा। तो सारे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके, लो स्पिन। कोबाल्ट का अमोनिया के साथ भी लो स्पिन ही माना जाता है। तो लो स्पिन हो गया तो समझ में आ गया होगा, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे T2G में, 6 आ जाएंगे मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फेवर्ड बाय मेटल आयंस विद नोबल गैस कन्फिगरेशन एंड सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन विद लार्ज लिगेंड्स। तो सही है, नोबल गैस मतलब फुल्ली फिल्ड, तो सब कुछ फुल्ली फिल्ड होगा तो ऑब्वियसली क्या हो गया, टेट्राहेड्रल बनता है। बताया था D10 के केस में टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो करेक्ट है। complexes with tetrahedral geometry have metal ions with coordination number 4, bond busted है। 169 crystal field splitting is maximum, मतलब stability maximum, तो सीधे क्या लगना है 3D 4D 5D। डाउनवर्ड अगर बताया था 3D से 5D तक डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कह लो चाहे डेल्टा कह लो बढ़ता है। 170 प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, K2 NiCN4 है, मतलब इस पे क्या है -2, x -4 = -2, x = क्या हो गया +2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी हो गई प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +2, मतलब प्राइमरी वैलेंसी है 2, और सेकेंडरी वैलेंसी अगर देखोगे तो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो दिख रही है 4, 4 CN जुड़े हुए हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है 2, सेकेंडरी वैलेंसी 4, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जीसस सॉल्ट, फेरोसिन, डाइबेंजीन, क्रोमियम, सबके फार्मूले लिखे हुए नोट्स में। तो जीस सॉल्ट, जीस शब्द क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स है ये सब, फोर्स होगा ग्रेगनार्ड रेजिडेंट RMgX, सिग्मा बॉन्ड होता है मेटल और कार्बन के बीच में। 172 मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर होने के लिए क्या, बैक बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने के लिए कहा था नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए ज्यादा, नेगेटिव जितना ज्यादा होगा या पॉजिटिव जितना कम होगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो MC बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन CO बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। तो पहले देखो यहाँ पे पूछा क्या है, MC पूछा है, MC पूछा है मतलब क्या कर चाहिए हमें, बैक बॉन्डिंग ज्यादा चाहिए, बैक बॉन्डिंग ज्यादा चाहिए मतलब नेगेटिव ज्यादा या पॉजिटिव कम। नेगेटिव ज्यादा वाला कौन है, C है -2, फिर B है -1, फिर A है 0। तो जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव -2 -1 और 0, ये ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा नेगेटिव में चार्ज होगा डोनेट होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लिखवाया था डायरेक्ट, अनसिमेट्रिक EG कॉन्फ़िगरेशन, तो केसेस याद आ रहे हैं, D4 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन और D9, तो वही दिए हुए हैं सब। तो मतलब थर्ड हो गया D8 सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन बना के देखते हैं। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक EG का फंडा बताया था, जिसमें भी अनसिमेट्रिक EG होगा उसमें शो कराओगे, सिमेट्रिक EG होगा तो शो नहीं कराओगे। 174 करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो पहले केस में चार्ज दोनों पे सेम है, Rn +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम,
कॉम्प्लेक्स की नेचर सेम, ऑक्टाहेड्रल है दोनों, मेटल दोनों में आयरन सेम, तो बचा ही क्या, लिगेंड के ऊपर केस है। तो लिगेंड क्या, ऑक्सीडेट का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है वाटर से, तो ऑक्सीडेट का कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं चिलेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट सही लिया है। सेकंड में NH3 और EN सेम कहानी, EN में भी चिलेशन, तो EN का ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड में लिगेंड भी सेम है, मेटल भी सेम है, तो चार्ज डिफरेंट है, पहला वाले में आयरन +2 है, दूसरे में, पहले में आयरन +3 है, दूसरे वाले में +2 है, तो +3 वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा किससे, +2 से। तो तीनों ऑर्डर सही लिए हुए हैं। पैरामैग्नेटिक चेक करना है तो क्या देखना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने पड़ेंगे सारे। NiCO4, Ni0, Ni0 मतलब क्या, 3D8, 4s2 मतलब 3D10, D10 है तो डायमैग्नेटिक ही होगा। FeCO5, Fe0, 3D6, 4s2, क्या मानते हैं इसको, 3D8। कौन सा केस है ये, लो स्पिन या हाई स्पिन, चार, तो ये लो स्पिन है। लो स्पिन है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, जो दो अनपेयर थे वो आपस में क्या बना लेंगे, पेयर, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। VCO6, वेनेडियम, 3D3, 4s2 मतलब 3D5, और नंबर है तो कुछ सोचना ही नहीं, कितना भी पेयर बन ले रहेगा तो पैरा ही। थर्ड हो गया आंसर, होगा ये भी लो स्पिन ही, तो नीचे जाएंगे पांचों इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर होगा लेकिन रहेगा तो पैरा ही। CrCO6, CD5, 4s1 मतलब क्या मानते हैं उसको, CD6, ये भी लो स्पिन है तो यहाँ जाएगा छठा इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। 176 रखना ही है। 177, कॉम्प्लेक्स इज नॉट ड्यू टू DD ट्रांजिशन, डायरेक्ट सेकंड देखते याद होना चाहिए था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है लेकिन DD ट्रांजिशन की वजह से इसका कलर नहीं कहते, हम कलर बोलते हैं इसका, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एक्सेस ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, FeCl3 और NaOH मिलेंगे तो बनेगा FeOH थ्राइस, और FeCl3 एक्सेस में है तो आयरन +3 जो कॉमन आयन है वो इसकी सरफेस पे जाकर क्या होगा, एडजॉर्ब, एडजॉर्ब होगा तो सॉल्व क्या बनेगा, पॉजिटिव, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव सॉल्व बनेगा। FeCl3 और OH माइनस रिएक्ट करके बनाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्वेबल होता नहीं, PPT बनाने की कोशिश करेगा मतलब सॉल्व बनेगा, तो जब सॉल्व बनाओगे तो Fe3+ एडजॉर्ब होगा, जाके कहते हैं ना कॉमन आयन इज एडजॉर्ब, Fe3+ जब एडजॉर्ब होगा तो सॉल्व बनेगा पॉजिटिव, तो पहला सही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर सॉल्व पॉजिटिव कह रहे हो मतलब सॉल्व पार्टिकल्स पॉजिटिव है, तो सॉल्व पार्टिकल्स किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। तो सेकंड भी सही है, मतलब आंसर तो फोर्स होना ही है, सॉल्व इज ऑब्टेन्ड विद एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3+, ये लिखा हुआ है, तीनों सही है। 179, AgNO3 और Ki को मिलाया तो टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड मूव कराना है, व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्जन मीडियम मूव करता है, तो डिस्पर्जन मीडियम में कौन से आयन बचने चाहिए, कैथोड की तरफ मूव कराना है तो पॉजिटिव, कैथोड की तरफ मूव कराना है तो डिस्पर्जन मीडियम में क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। हम क्या बोलेंगे, AgNO3 और Ki, AgNO3 और Ki में अगर AgI बनने वाला है तो हम कह रहे हैं कि AgI में की सरफेस पर या तो Ag+ एडजॉर्ब होगा, AgI का बनेगा सॉल्व, या तो इसकी सरफेस पर Ag+ जाएगा या I-, अगर मुझे डिस्पर्जन मीडियम में पॉजिटिव चाहिए मतलब इसकी सरफेस पे कौन जाना चाहिए, I-, सॉल नेगेटिव बनेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा डिस्पर्जन मीडियम में, पॉजिटिव आयन डिस्पर्जन मीडियम में रहेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम किस तरह से मूव करेंगे पार्टिकल, डिस्पर्जन मीडियम वाले कैथोड की तरफ, इसका मतलब है कि इसकी सरफेस पर कौन एडजॉर्ब होना चाहिए, I-, I- एडजॉर्ब होकर जब नेगेटिव सॉल्व बनाएगा तो डिस्पर्जन मीडियम में चार्ज आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज फिर जाकर किस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। इसका मतलब है कि अगर मुझे सॉल्व बनाना है यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव सॉल्व बनाना है मतलब मुझे Ki किसमें होना चाहिए, एक्सेस में, जिसमें भी Ki एक्सेस में होगा वहां पर I- इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, I- एडजॉर्ब हो जाएगा, K+ तो डिस्पर्जन मीडियम में रहेगा, K+ मूव करेगा कैथोड की तरफ, आंसर देख लो।
जिसमें भी एक्सेस में कौन होगा के आई। तो ध्यान से देखोगे तो सेकंड दिख जाएगा, सेकंड में के आई एक्सेस में है। which of the following EN rule is violated, EN निकाल के चेक कर लो, जिसमें भी नोबल गैस के इक्वल ना आए मतलब EN रूल वायलेट हो गया। नोबल गैस के इक्वल आ रहा है मतलब EN रूल फॉलो हो रहा है। CrCO6 पे 0 है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 24, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 12 मिल गए 36। K3FeCN6 आयरन +3 26 होता है आयरन का एटॉमिक नंबर, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 6 CN से मिलेंगे कितने 12 35, मतलब नहीं हुआ फॉलो यहाँ पर। VCO6 23 0s पे कितने मिल रहे हैं 12 35, यहाँ भी फॉलो नहीं हुआ। आंसर हो गया 4, बोथ 2 and 3।